हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो क्लास 12 का सिलेबस आप लोग को कंटिन्यू सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछला जो लेक्चर था वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कहानी हम लोगों ने देखा था और क्रायोस्कोपी के विषय में पढ़े थे। उससे जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था। उससे जस्ट पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने नॉर्मल कहते हैं आपका ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के विषय में पढ़ा था। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन को पढ़ा था। पॉजिटिव डेविएशन में दो पार्ट हमने देखा था कि एक आपका पीटी जो होता है वो आपको पी नॉट बी के से छोटा होता है और एक में पीटी का कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पी नॉट बी से बड़ा होता है। उससे पहले रिलेटिव लॉरिंग पढ़े थे। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर हम लोग 4-5 लेक्चर सॉल्यूशन का पढ़ चुके हैं और आज जो लेक्चर आपके बीच हम लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। वो आपका क्या है तो ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ये भी बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। सॉल्यूशन चैप्टर आपका क्लास 12 का है और इसके टोटल कॉन्सेप्ट आपको बेसिक टू जेई लेवल तक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी आपका क्या है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वांट ऑफ फैक्टर और जो शुरू में हमने छोड़ दिया था हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। वांट ऑफ फैक्टर, हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। एक लेक्चर आपका वांट ऑफ का होगा, दूसरा लेक्चर आपका हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी का। पूरा आपका एक ही कंटेंट एक ही लेक्चर में दोनों आ जाएगा। 2 लेक्चर इसमें और बचा हुआ है जो 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आफ्टर इससे रिलेटेड जितना पूछा गया क्वेश्चन है जेई का, नीट का, ये सब जितने भी क्वेश्चन होंगे मेडिकल इंजीनियरिंग और प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा और सुनहरा सा जो छोटा सा लेक्चर आपके बीच लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, लेकिन इसका रिजल्ट आप तब ले पाएंगे जब आप शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप फौरन कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट टू प्रोवाइड द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन बेस्ट वे। ठीक है, हमारी जवाबदेही है कि मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीका से प्रोवाइड करूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुनहरा और बहुत ही छोटा सा कंटेंट है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन को। बेटा 2 प्रोसेस होता है, हम 2 प्रोसेस को जानते हैं। एक आपका डिफ्यूजन होता है, एक आपका इफ्यूजन होता है। एक आपका डिफ्यूजन होता है, एक आपका इफ्यूजन होता है। मैं दोनों को समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में अंतर होता है। जैसे आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप जानते होंगे प्यार भी एक तरफा होता है, नहीं? कोई किसी के पीछे पागल है, बेवजह पागल है, उसको कोई पता ही नहीं है कि अगला आदमी मेरे पीछे पागल है। बरसों गुजर जाती है, दुनिया समाप्त हो जाती है, मंजिल करीब आ जाती है, शमशान पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। तो वो आपका इफ्यूजन होता है, जिसमें एक ही कंटेंट दूसरे के साथ मिलना चाहता है और दूसरे को पता नहीं होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि दोनों के दोनों कंटेंट, दोनों के दोनों जैसे आप किसी को अगर चाह रहे हैं तो अगला भी आपको अगर चाह रहा है, इट मीन्स क्या, तो वहाँ पर असमंजस बहुत तेज़ी से मिल जाता है। कोई किसी को चाह रहा है और दूसरा आदमी भी उससे मिलना चाह रहा है, उसको अगर पता चल जाता है तो पहले से उसके मन में है लेकिन वो उससे मिल नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, और वहाँ पर वो अगर उसको बता देता है कुछ एटेंडम, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में आपका क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्या होता है तो मूवमेंट होता है। किसी भी सब्सटेंस में जो नेट मूवमेंट पार्टिकल्स का होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द नेट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके विषय में क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। द नेट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, द नेट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस
from higher concentration to a lower concentration from higher concentration to a lower concentration through permeable membrane, ठीक है, in a solution through a permeable membrane, in a solution through a permeable membrane called डिफ्यूजन, इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो क्या कहता है कि किसी सब्सटेंस का, क्या कहता है, द नेट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन कर दिए, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन में अगर किसी भी पार्टिकल्स का या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, किसके माध्यम से, तो आपको थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, मैं आपके सामने एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, और इस कंटेनर के बीच में हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। हम इस कंटेनर के बीच में क्या कर रहे हैं, तो एक मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मेम्ब्रेन लगा दिए, ठीक है। ये आपका मेम्ब्रेन जो बेटा लगाए हैं वो चीपर मेम्ब्रेन है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाते हैं और आपके पास छन्ना नहीं होता है, ठीक है, तो आप चाय छानने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप किसका उपयोग कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप फटाक से क्या करते हैं, किसी कपड़ा का उपयोग कर लेते हैं और चाय को छान कर उनको पिला देते हैं और वो पी के चले भी जाते हैं, वो पी के क्या करते हैं, चले भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपको ये चीपर मेम्ब्रेन लगा दिया है। कैसा मेम्ब्रेन लगा दिया है, चीपर मेम्ब्रेन है, जो सस्ता वाला मेम्ब्रेन है, छन्ना है आपका। मेम्ब्रेन का मतलब छन्ना होता है या झिल्ली जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह आपका चीपर मेम्ब्रेन है, मैंने इसको लगा दिया। अब हम क्या किए हैं कि दो सॉल्यूशन को ले लिए, ध्यान से देखिएगा। इधर आपका सॉल्यूशन नंबर आपका दिया हुआ है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन 1 है और ये आपका सॉल्यूशन क्या है, तो 2 है। ये आपका सॉल्यूशन 2 है। इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1 है और इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2 है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। दो सॉल्यूशन ले लिए हैं, एक का C1 है और दूसरा का क्या है, कंसंट्रेशन C2 है। अब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता, मूवमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इफ C1 ग्रेटर देन C2, C1 आपका ग्रेटर होगा C2 के, क्या होगा, अगर C1 यानी इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से होगा, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से कहाँ तो होगा, C2 टू C1, C2 से कहाँ, C2 कहते हैं C1 से C2 की ओर मूवमेंट क्या होगा, सब्सटेंस का कहाँ से कहाँ की ओर होगा, तो आपका C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो C1 से मूव करेगा सब्सटेंस किसकी ओर, तो C2 की ओर मूव करेगा, ठीक है। और यहीं पे आप अगर ऐसा करते हैं कि इफ C2 ग्रेटर देन C1 कर देते हैं, C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तब जो आपके सब्सटेंस के मूवमेंट होंगे, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, सॉल्यूशन का टोटल पार्टिकल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करेगा, क्योंकि हमने जो मेम्ब्रेन लिया है वो आपका चीपर मेम्ब्रेन लिया है। तो चीपर मेम्ब्रेन लिया है तो उसमें सॉल्वेंट तो जाएगा ही, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका भी कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर आएगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में जो नेट मूवमेंट होगा, ज़्यादातर आपका C1 का पार्टिकल्स आपको किधर जाएगा, C2 की ओर मूव करेगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, तो C2 से C1 की ओर, C2 टू C1, C2 से कहाँ जाएगा, C1 की ओर। तो ऐसे आपका मूवमेंट होता है, ऐसे आपका क्या होता है,
तो सब्सटेंस का मूवमेंट ऐसे देखने को मिलता है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या किए, तो ये जो मूवमेंट होगा बेटा इधर से इधर या इधर से इधर, तो ये लगातार जिंदगी भर होते नहीं रह जाएगा, हमेशा ये होते नहीं रहेगा। ये आपका मूवमेंट कब तक होगा मैं आपको बताता हूँ, नोट का पॉइंट, ठीक है। मूवमेंट विल कंटिन्यू, मूवमेंट विल कंटिन्यू until the equilibrium position, यानी until the concentration becomes same or equal to each other, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन यानी C1 का कंसंट्रेशन अगर C2 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक मूवमेंट होते रहेगा, ठीक है। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, इसका इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके पार्टिकल्स या इसके सब्सटेंस ना इधर से इधर जाएंगे और इसका कोई पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट इधर से इधर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था डिफ्यूजन। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और एक सॉल्यूशन या एक सॉल्वेंट किसी दूसरे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट किसी दूसरे सॉल्यूशन में, या फिर एक सॉल्यूशन किसी दूसरे सॉल्यूशन में आसानी से मिल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे का पॉइंट हमारा क्या है सो देखते हैं। आगे का पॉइंट हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, पहले ऑस्मोसिस जानेंगे और तब हम लोग किसको पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, वो ऑस्मोसिस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पर हम क्या करते हैं कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम मेम्ब्रेन चेंज कर देते हैं। जैसे आपके सामने मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम से लिखने का तो बहुत कुछ है, क्या होगा अभी डेफिनीशन आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, इतने समझदार आप हैं। नेक्स्ट यह आपका कंटेनर है और मैं जो मेम्ब्रेन लिया हूँ वहाँ पर चीपर मेम्ब्रेन था, उसके होल्स आप देख रहे होंगे ऐसा बनाए थे जैसा है, और इसके होल्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उससे ज़्यादा छोटा होल्स होगा, ठीक है। ऐसे आपके इसके होल्स होंगे, और ये जो होल आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, इस मेम्ब्रेन को बेटा हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसको SPM भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है उसको जस्ट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या मान लिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या कीजिए, तो अब यहाँ पर होगा क्या और क्या नहीं होने वाला है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरफ मैंने ले लिया सॉल्यूशन 1 को, यानी इधर कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 है, और इधर हम किसको ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट को ले रहे हैं। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, आपका प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर को ले लेते हैं, या कोई भी आपको लेना होगा बेंजीन, टॉलिन या अल्कोहल जो भी हो, ठीक है। तो सिंपली आपको 95% प्लस केस में आपको वाटर ही सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो सॉल्वेंट हमने ले लिया और एक तरफ हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन को ले लिया, ठीक है। अब जो मूवमेंट होगा यहाँ पर, तो मूवमेंट चूंकि ये जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके जो होल्स होते हैं वो आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज से छोटा होता है, यानी होल का जो साइड होगा नहीं, तो लिख सकते हैं द साइज ऑफ होल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज स्मॉलर देन the size of solute particles, size of solute particles of solution, solute particles of solution, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पाया गया है उसका साइज बड़ा है, उसका साइज क्या है, बड़ा है, और इसके होल्स छोटे हैं। तो छोटा होल्स होगा, साइज बड़ा होगा, तो आपका जो मूवमेंट होगा तो इधर से इधर की ओर जो मूव करेगा, आपका इधर से इधर की ओर जो मूवमेंट आपको दिखाई देगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का, यहाँ पर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स लेते हैं। कैसे पार्टिकल्स लेते हैं, सॉल्यूट, तो इसका मूवमेंट इधर से इधर की ओर नहीं होगा। लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट आपको आसानी से होगा। इधर केवल सॉल्वेंट है, उधर सॉल्यूट है नहीं, तो इसका मूवमेंट आपको होगा। सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होगा, इधर से इधर आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट आपको होगा। किसका मूवमेंट होगा,
सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट आपको नहीं होगा। चाहे आप मान लीजिए कि इसके बाद भी कंसंट्रेशन को बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही चलते रहेगा, इसमें केवल आपका सॉल्वेंट है, ये प्योर है तो हाईली कंसंट्रेटेड है, ये आपका प्योर है। तो प्योर कंसंट्रेशन का मतलब ही समझाए थे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट का अमाउंट कितना, जैसे मोलरिटी हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को निकाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स को निकाल दीजिए तो 100% कंसंट्रेटेड यानी प्योर वाटर हो जाएगा, 100% कंसंट्रेट। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपको सॉल्वेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे इधर मूवमेंट होगा और सॉल्यूट के पार्टिकल्स, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्यूशन 1 के सॉल्यूट के पार्टिकल्स इधर से इधर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन 1 के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी इसके सॉल्यूट के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि छिद्र इसका छोटा है, इसका होल छोटा है, इसलिए वो पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन आपके सॉल्यूशन जो आपको दिए गए हैं इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे, लेकिन जितना सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर से इधर 1 ml जाएगा तब तक ये 100 ml इधर से इधर चलाएगा, तब तक ये 100 ml चलाएगा, तो इसके कंपेरिजन में नेग्लेजेबल हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा भी देते हैं, इसका कंसंट्रेशन इससे भी बढ़ा देते हैं, फिर भी उसके बाद भी सॉल्यूट इधर से इधर नहीं जाएगा, सॉल्वेंट ही इधर से इधर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस था। अब देखिए क्या आगे, अभी हमने बोला था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जरा सा इसका चर्चा कर लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगा। तो आपको कैन बी मेड अप ऑफ, देखिए 2 तरह से इसको बनाया जाता है। आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आपको नेचुरल होता है, ठीक है। तो नेचुरल में आप लिख सकते हैं क्या सब, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल में आपका हो जाएगा, प्राकृतिक में आपका पार्चमेंट बैग, क्या हो जाएगा, पार्चमेंट बैग। ये पार्चमेंट बैग क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पार्चमेंट बैग, ठीक है, पार्चमेंट बैग्स ये एनिमल्स स्किन से बना हुआ रहता है, एनिमल्स स्किन से बना हुआ रहता है। किससे बना होता है, एनिमल्स स्किन से। जैसे मान लो कि हम भी एक जानवर है, हम भी क्या है, एक जानवर है, मोरल एनिमल्स है। तो हमारा जो त्वचा आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके त्वचा दिखाई दे रहा है, जो स्किन दिखाई दे रहा है, वैसे ही शेर, बाघ, कुत्ता, गीदड़ या जो भी लेदर का जैकेट आता है, लेदर का बहुत सारे क्लॉथेस आते हैं नहीं, लेदर का सामान बन के, तो आप उसका भी प्रयोग कीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे स्किन से आप देखिएगा तो ब्लड बाहर नहीं निकलता है, क्या निकलता है, स्वेटिंग होता है। हमारे शरीर से केवल पसीना निकलता है, मात्र लिक्विड सब्सटेंस निकलता है। हमारे शरीर में बहुत सारे सब्सटेंस है, फिर भी इससे ये बाहर नहीं जाता, और बाहर से अंदर भी लिक्विड जाता है। आप बहुत देर तक अगर कपड़ा धोते हैं या बाथरूम में या पानी में, नदी में, पोखर में, समुद्र में, तालाब में कहीं नहाते रह जाते हैं 2, 4, 5 घंटे तक, तो जो ऑर्गन आपका पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, तो आप वहाँ पर गेस करेंगे कि वो ऑर्गन आपका फूल जाता है, पानी बाहर से अंदर चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्किन भी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चमेंट बैग बोलते हैं। और आर्टिफिशियल में तो बहुत सारे होंगे, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में आप लिख सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइट। आपको आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, तो कॉपर फेरोसाइनाइट, कॉपर फेरोसाइनाइट, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइट, CO2Fe2, CO2FeCN होल 6, CO2FeCO होल 6, ये हो सकता है। आपका सेलोफोन हो सकता है, क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका सेलोफोन है, ठीक है। ये आपको किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलोफोन आपका किससे बना होता है, तो ये आपका सेलुलोज से बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज का मतलब होता है बेटा छिलका, छिलका किसी भी चीज़ का छिलका, जो छिलका बाहर खोलते हैं सो, ठीक है। इसके बाद भी और भी हमारे पास आते हैं, जैसे आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन हो गया, फिनाइल सैचुरेटेड विथ, फिनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर, कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन। ये भी आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। फेनॉल सेचुरेटेड विथ वाटर, फेनॉल को अगर सेचुरेट करवा देते हैं वाटर के साथ तो ये भी आपका परमिएबल मेम्ब्रेन होगा।
फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर, फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर। तो ये आपके कुछ परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क होता है, ये आपका कॉस्टली होता है, चीफर नहीं होता है, और इसका काम होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकलने देता है, किसी दूसरे में प्रवेश नहीं करने देता है, यही आपका इसका काम होता है। केवल उसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे वही उससे, उसका सॉल्वेंट पार्टिकल से उससे पास कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, उसका आवागमन जो होगा वो आपको केवल सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होने देगा। इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, यह आपका पहला पॉइंट था। दूसरा नंबर पॉइंट आप इसके विषय में लिख सकते हैं कि हैविंग द होल्स स्मॉलर देन, एसपीएम के पास जो होल्स होगा, हैविंग द होल्स, हैविंग द साइज ऑफ होल्स smaller than the size of, smaller than the size of what, smaller than the size of solute particles, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो साइज होंगे उससे छोटा होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज से छोटा होगा, सो इट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम, सो इट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम, इसीलिए एसपीएम से क्या करेगा, पास नहीं करेगा, एसपीएम से पास नहीं कर सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है। ठीक है, अब पास नहीं करेगा, अब कहता है कि नेट फ्लो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो यहाँ पर आपका वही कहानी तीसरा पॉइंट लिख सकता है, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from the net flow of solvent particles from both sides नहीं, from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration through एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल। क्या कहता है कि नेट फ्लो जो होगा, नेट फ्लो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं, नेट फ्लो बार बार चिल्ला रहे हैं, इसका एक पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ नोट का, कि मूवमेंट जो होगा वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का दोनों तरफ से होगा, लेकिन नेट मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट आपको देखना है, नेट फ्लो के विषय में सोचना है। तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम बोथ साइड but we talk about the net moment, लेकिन हम लोग किसका चर्चा करेंगे, तो नेट मोमेंट का चर्चा करेंगे। तो ये आपको एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको नेचुरली पार्चमेंट बैग से बना होता है जो एनिमल्स स्किन से बनता है, आर्टिफिशियल में कॉपर फेरोसाइनाइट हो गया, सेलोफोन हो गया जो मेड ऑफ सेलुलोज से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बताने की आवश्यकता नहीं है, और फेनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर। इसके साइज जो होते हैं, यानी इसके जो होल्स के साइज होते हैं वो आपको सॉल्यूट पार्टिकल से छोटा होता है, इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल से पास नहीं करता है। और नेट फ्लो जो होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा, क्या देखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एसपीएम को लगा देना है। किसको लगा देना है, एसपीएम को। जैसा कि आप जान रहे हैं एसपीएम के विषय में, अभी मैंने आपको बताया है कि एसपीएम क्या होता है। यह आपको एसपीएम है से, ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, एसपीएम है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये एसपीएम का काम होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इसमें मूवमेंट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो एक तरफ आपको क्या करना है कि एक तरफ आपको सॉल्यूशन को ले लेना है। जैसे कि मैं लेके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन को ले लिया
और इसमें हम सॉल्वेंट को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? सॉल्वेंट को ले रहे हैं। तो आपका ऐसा होगा कि इसके भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, यहाँ पर से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से आपके इधर आएंगे। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होगा सॉल्यूशन से आपका सॉल्वेंट की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना ही होना है। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा और इसका भी मूवमेंट आपको इधर से इधर होगा, इसका भी मूवमेंट इधर से इधर होगा। तो दोनों में किसका? तो इसके भी सॉल्वेंट के मूवमेंट होंगे और इसके भी सॉल्वेंट के मूवमेंट होंगे। लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इसके कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो इसका बहुत कम होगा। इसका क्या होगा? बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमको चर्चा किसका करना है? तो नेट मूवमेंट का करना है। किसका चर्चा करना है? नेट मूवमेंट का चर्चा करना है कि ओवरऑल किसका मूवमेंट किधर से। फाइनली आप जब देखिएगा तो मान लो कि 1 लीटर यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं, 1 लीटर हम पानी लेते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि सॉल्यूशन आपका 1.25 लीटर हो जाएगा, यानी 2 लीटर के करीब चला जाएगा। ये आपको बचेगा कितना? तो आपका ये आपका बच जाएगा 2.5 ml। ये आपका कितना बच जाएगा? 250, यानी आपका 2.5 ml ये बच जाएगा, 2 लीटर ये हो जाएगा। तो 2.5 ml में इसका इसी का बचा हुआ 2.5 ml नहीं है, इसका केवल नहीं है 2.5 ml बचा हुआ। ठीक है, 250 ml केवल इसका नहीं बचा हुआ है, आपको इसमें 100 ml इसका भी बचा हुआ है। और इधर से तो इधर गया है 1 लीटर के करीब आपका सॉल्वेंट, उसके दौरान इसके भी सॉल्वेंट इधर से इधर आते हैं, लेकिन 9 के बराबर आते हैं। तो ये बहुत तेजी से आता है, ये बहुत स्लो आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। चाहे कंसंट्रेशन आप किसी का भी ज़्यादा कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन। इट मीन्स क्या? इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन आपका C1 होगा, इसका कंसंट्रेशन C2 होगा। इट मीन्स क्या? इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या? C1 आपको ज़्यादा होगा, C2 क्या होगा? कम होगा। C1 ज़्यादा होगा और C2 क्या होगा? कम होगा। तो नेट मूवमेंट आपका हायर से लोअर ही होगा। तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कम है। होगा भी क्यों नहीं? ये आपका प्योर सब्सटेंस है, हाईली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस। कंसंट्रेटेड का मतलब भी होता है बेटा प्योर। ठीक है, अब प्योर का मतलब होता है जो सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ। दूध मतलब दूध, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, सीधा टू द फोकस मैं आपको दे रहा हूँ। आप 100% नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप 80%, 85% भी फर्स्ट टाइम में गेन कर रहे हैं, तो आप 100% कंसंट्रेटेड माने जाइएगा आज के दौर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। और आगे हमारा अब टॉपिक किस पर हम पहुंच सकते हैं? अब हम लोग आसानी से किसको समझ सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले जान लो बेटा, इसको कैपिटल पाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस मैंने ऑस्मोसिस प्रोसेस बताया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन साइड आता है। सॉल्वेंट कहाँ आता है? सॉल्यूशन साइड आता है, क्योंकि सॉल्वेंट आपको हाईली कंसंट्रेटेड होता है, सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन साइड आता है। तो सॉल्वेंट का फ्लो जो सॉल्यूशन के साइड होता है, उस सॉल्यूशन के साइड से एक प्रेशर लगाया जाता है। सॉल्यूशन के साइड से क्या होता है? एक प्रेशर लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, यह आपको SPM दिया हुआ है, इस SPM को आप देख रहे हैं, और ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये आपके सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे और देख रहे होंगे, जैसा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर से आपका इधर की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर दिखाई दे रहा है। तो इधर से आपका एक प्रेशर लगेगा, इधर से क्या होगा? एक प्रेशर हम लोग लगाएंगे, इधर से एक प्रेशर लगाएगा जो ऑस्मोसिस को रोकेगा। ये ऑस्मोसिस हो रहा है, तो एक बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाते हैं जिससे ऑस्मोसिस को रोका जा सके। उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? यही प्रेशर आपका, यही ऑस्मोटिक, यही क्या प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरा नाम भी होता है, इसको बेटा हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं।
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टेटर का मतलब होता है रेस्ट अवस्था में। तो वाटर आपका रेस्ट में, यहाँ करंट नहीं होगा, पानी में करंट नहीं होगा, पानी आपको स्थिर ही होगा। तो स्थिर वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, और प्रेशर लगता किधर से है, तो जिस तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल तेजी से इसके अंदर आता है उधर से बह के बांध टूट गया और पानी मेरे तरफ आ रहा है, तो हम इधर से एक प्रोसेस लगाएंगे ताकि वो रुक जाए। तो इधर से एक एक्सटर्नल प्रोसेस लगाया जाता है बाहर से, ठीक है, बाहर से, यानी ये लगाता है सॉल्यूशन साइड से, उसी को ऑस्मोटिक प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द नेट मूवमेंट ऑफ, लिख सकते हैं इसको, द नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecules, the net movement of solvent molecules from solvent to solution side, from solvent to solution side, from solvent to किधर, solvent से solution side, by applying extra pressure, extra pressure from solution side to solvent side, from solution side to solvent side is called, कौन सा प्रेशर, is called osmotic pressure। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये इधर से इधर आ रहा था और हम इसके उल्टा एक प्रोसेस लगाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस तरफ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो सब्सटेंस आता है, तो हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं वो भी क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रोसेस applied over solvent side from solution side, सॉल्यूशन साइड से लगेगा, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से बचने के लिए, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट हमको पढ़ने हैं, जैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एम के। कैपिटल एम क्या है, तो मोलेरिटी होता है। ये क्या होता है बेटा, मोलेरिटी होता है। क्या होता है, मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा भी है। और पाई आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर के। टेम्परेचर किस में लेंगे, टेम्परेचर हम लोग कैल्विन में लेंगे, किस में लेंगे, कैल्विन में। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो गया और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया। जब दोनों को मिला दीजिएगा इसको, तो पाई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा एम आर टी। पाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी हो जाएगा। पाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी होगा। एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ आर आपका क्या आ जाता है, तो आर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो एम आपका मोलेरिटी हो गया, टी टेम्परेचर, आर आपका क्या हो गया, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। पाई आपका क्या हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। पाई आपका क्या हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। पाई आपका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं आर का कुछ मान आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के आपके कुछ वैल्यू होते हैं, जिस वैल्यू को आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमेशा आपको लेना होगा। जैसे आर बराबर आपको 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर कैल्विन ले सकते हैं। ठीक है,
और आर का मान आप और भी ले सकते हैं, 3 4 5 वैल्यू होता है। 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल केल्विन भी ले सकते हैं। और आर का वैल्यू आप ऐसे ले सकते हैं 8.314 जूल, इतना जूल पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। और आर का मान इतना ही नहीं, आपका 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसका मान है? तो ये सारे के सारे आपको आर के मान है। किसके मान है? आर का मान है। ये सारे के सारे किसके मान है? तो आर के मान है। इतना ही नहीं, आर का मान हम और भी ले सकते हैं। जैसे आर का मान आप लीजिएगा तो यहाँ पर ये भी ले सकते हैं 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये सारे वैल्यू किसके हैं? तो ये सारे के सारे आपके आर के मान हैं। और एम जो होता है मोलरिटी में, उसको भी बता देता हूँ कि एम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोलों का संख्या अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में? लीटर में। यही आपका मोलरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 3 टाइप के होते हैं। एक आपको आइसोटोनिक होता है, ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। आइसोटोनिक एक आपका क्या होता है? तो आइसोटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक किसको बोलते हैं? आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर। आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब क्या? वेपर प्रेशर। तो आइसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा और हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, हम तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा आपका हाइपोटोनिक होगा और तीसरा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों क्या होता है, फटाफट समझते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और प्रेशर मतलब क्या? यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो 2 सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं कि पाई 1 है। ठीक है, और दूसरा एक सॉल्यूशन आपका 2 है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई 1 का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो पाई 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोल सकते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है लेस, और टोनिक का मतलब क्या हुआ? तो वेपर प्रेशर। टोनिक का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर। ये टोनिक है। ठीक है, यह हाइपो है। ठीक है, तो यानी 2 सॉल्यूशन यहाँ पर भी लेते हैं। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर लेंगे, सॉल्यूशन 1 जिसका प्रेशर मान लो पाई 1 है और एक सॉल्यूशन मान लीजिए 2 है जिसका प्रेशर आपको पाई 2 है। ठीक है, तो पाई 1 अगर क्या है? कम है पाई 2 से, तो पाई 1 को क्या बोलेंगे कि आइसोटोनिक है विथ रिस्पेक्ट टू पाई 2। पाई 2 के कंपेरिजन में क्या है? इसका वेपर प्रेशर कम है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए दोनों। ठीक है, एक का कम है दूसरा का ज़्यादा। और हाइपर का मतलब हाइपर टेंशन, जानता होगा बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। हाइपर का मतलब क्या हुआ? तो मोर यानी अधिक, और टोनिक का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी प्रेशर, टोनिक का मतलब प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन लिया गया है। सॉल्यूशन आपका एक है जिसका प्रेशर मान लो पाई 1 है और दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसका मान लो कि आपका प्रेशर आपका 2 है, या आपका पाई 2 है। ठीक है, और पाई 1 मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? पाई 1 ज़्यादा है और पाई 2 कम है। तो पाई 1 क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। किसके कंपेरिजन में? पाई 2 के कंपेरिजन में। यहाँ पर पाई 1 क्या था? हाइपोटोनिक था। किसके कंपेरिजन में? पाई 2 के कंपेरिजन। ये दोनों आपके बराबर थे। तो ये 3 तरह के होते हैं। जब 2 सॉल्यूशन का प्रेशर आपस में बराबर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक बोलते हैं। जब एक का ज़्यादा दूसरा का कम हो जाता है, यानी किसी एक का कम उसके कंपेरिजन में, तो कम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो कम वाले को हाइपोटोनिक बोलेंगे और जिसका ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। एक्चुअल में जो आपका पाई बराबर, मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मैं कॉन्सेप्ट जो दे रहा हूं, कहता है एक्चुअली जो आपका पाई बराबर MRT
इज ए गैस इक्वेशन। पाई बराबर एम आर टी क्या होता है, तो एक्चुअल में आपका गैस इक्वेशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, गैस इक्वेशन का है। तो पाई आपका क्या है, तो पाई आपका सिंपली प्रेशर है। पाई आपका क्या है, सिंपली आपका प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन है तो प्रेशर, तो पी मान लेंगे। तो पाई के जगह पर पी डाल दिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी हो जाएगा। पी बराबर एम आर टी होगा। मोलरिटी क्या बताए हैं, अभी बताए हैं कि एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एम बराबर क्या हो गया, एन अपॉन वी हो गया, और ये आर टी हो गया। और यहाँ से जब लिखिएगा तो पी भी बराबर क्या आ गया, एन आर टी। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअल में ये आपका गैस का इक्वेशन होता है। क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, तो आपका गैस का ही इक्वेशन होता है। वास्तव में क्या होता है, तो गैस का ही समीकरण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको लगभग मैंने खत्म कर दिया। डिफ्यूजन बता दिया, ऑस्मोसिस बता दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। अब सबसे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, बिल्कुल उपस्थित होगा क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि श्रिंक और फॉल का कहानी। तो नोट का कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, ठीक है, नोट का यहीं पे पॉइंट बताते हैं कि नोट का क्या होता है। तो एक बेटा होता है श्रिंक। श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। श्रिंक का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। ठीक है, जब सिकुड़ेगा कोई भी सामान क्या होगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ से फ्लूइड का लॉस होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जो होंगे वहाँ से द्रव पदार्थ वहाँ से बाहर निकलेगा। और जब द्रव पदार्थ वहाँ से बाहर निकलेगा तो सिकुड़ जाएगा, तो हाइपोटोनिक में चेंज कर जाएगा। ठीक है, और पहला नंबर पॉइंट। और दूसरा नंबर पॉइंट आपका होता है श्रिंक का उल्टा अगर देखिएगा तो स्वेल होता है। स्वेल मतलब होता है फैलना। स्वेल मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होता है ना, हड्डी उड्डी टूट जाता है, तो फैलना। फैलना का मतलब हुआ क्या, गेन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फ्लूइड था, यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, और ये आपका हाइपर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब गेन करते हैं तो हाइपर हो जाता है। टेंशन को बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं तो हाइपर हो जाता है, टेंशन को लूज कर देते हैं तो क्या, हाइपो में चेंज कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास बहुत ही सुनहरा और छोटा सा क्वेश्चन आपके बीच है। कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको निकालना है 5% W बटा भी दिया हुआ है, यानी 5% W भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का सॉल्यूशन दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है। तो पहले 5% का कहानी आपको हम समझा दें कि 5% W बाई भी का क्या मतलब हुआ। इट मीन्स 5% W बाई भी का क्या मतलब हुआ कि 5 ग्राम, आपका कितना ग्राम, तो 5 ग्राम सॉल्यूट आपको 1 लीटर सॉल्वेंट में उपस्थित है। मीन्स डैट 5 ग्राम यानी 5 ग्राम, आप लोग ज़्यादा अंग्रेजी जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। 5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम, तो 5 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये आपको 5 ग्राम W बाई भी का मतलब होता है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है तो फटाफट क्वेश्चन पे आइए। पाई निकालना है, तो पाई बराबर क्या होगा, MRT होगा, आपको पता है। अब वैल्यू डालिए। M बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है भाई, 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट। तो शुगर का फॉर्मूला लिखिए। केन शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी बताए हैं, C12H22O11, और इसका मास कितना हो जाता है, तो 342 ग्राम। कितना होगा, 342 ग्राम। तो इतना बट्टा क्या लिख सकते हैं, 342, और बट्टा में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बट्टा में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। वॉल्यूम आपको कितना दिया है, तो वॉल्यूम आपको इसमें नहीं दिया है, यानी 1 लीटर। वॉल्यूम आपका कितना, तो 1 लीटर, तो 1 डाल दो और गुना कर दो किससे, आर का वैल्यू कितना, तो 0.0821 को ले लीजिए। IN2 आपका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 होता है। कितना होता है, 273। तो 15 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 273, ये केल्विन होगा भाई। 273 प्लस 15, 273 प्लस कितना, 15, यानी 288 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, 288 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.4 ATM आएगा। कितना आएगा, 3.4 ATM आ जाएगा। कट कुट के कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही छोटा और अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे जो आपको जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंस 1.6 ग्राम पॉलीमर। पॉलीमर आपका 1.6 ग्राम उसमें पाया गया है। कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एट 300 केल्विन पर ऑस्मोटिक प्रेशर उसका दिया हुआ है इतना। यानी आपको दिया क्या सब है, पहले उस डाटा को लिखो भाई। पाई आपका कितना दिया है, तो पाई आपका 2.6 इंटू 10⁻³ ATM दिया है। ठीक है, ये आपका पाई का मान दे दिया है। और आपको क्या है भाई, टेम्परेचर भी आपको दे दिया है कितना, 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या कहता है कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का आपका वेट यानी सॉल्यूट का आपका वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपको 1.26 ग्राम आपको दिया हुआ है। पॉलीमर है, अब कौन सा पॉलीमर है नाम तो दिया नहीं है, नाम अगर देता मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजीन, टॉलिन जो भी हो, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज जो भी देता, तब हम उसका मास निकाल के डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये हमको पता नहीं। वॉल्यूम भी आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 ml दिया हुआ है। लीटर में चेंज कर लीजिएगा तो 200 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 कर दीजिएगा, यहीं पे लीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको काट कुट कीजिएगा 25 या 10 यानी 0.2 लीटर, आपको इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ आपको पता है। और आपको निकालने के लिए क्या दे रहा होगा, तो मोलर मास, वही तो बचा हुआ था, बाद बाकी सब पता है। तो हम क्या जानते हैं, पाई बराबर MRT जानते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला से ही मोलर मास निकाल लेते हैं, तब वैल्यू डालेंगे। क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन वेट बट्टा मोलर वेट यानी x, और बटा क्या, तो वॉल्यूम किस में, तो लीटर में। ठीक है, और गुने क्या, R गुने T, आपको निकालना क्या है, x निकालना है। तो x को इधर ले आइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, WRT बट्टा V गुने क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम लीटर में, और V गुने क्या हो जाएगा, पाई। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए, डाल दीजिए। तो W आपका कितना दिया गया है, तो W आपको पता है 1.26 दिया हुआ है, इंटू कर दीजिए। R आपका वैल्यू लीजिए तो 0.0821, 0.0821 इंटू आपका टेम्परेचर कितना है, तो 300 डाल दीजिए, 300 बटा क्या आ गया नीचे, वॉल्यूम लीटर में कितना लीटर है, तो 0.2 लीटर, तो 0.2 लीटर इंटू आपका क्या, पाई का मान कितना दिया हुआ है, 2.6 इंटू 10⁻2.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये सारे वैल्यू आपको दिए हुए थे। अब फटाफट इन सारे वैल्यू को क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000 ग्राम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ग्राम पर मोल, यानी 1 ग्राम 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा 60, यानी कौन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप सारे वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही आसान लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, जैसा कि समझ में आया। कुछ बहुत सारे चीज़ कुछ अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5% सॉल्यूशन, इसमें भी 5% है किसका, केन शुगर का। ये आइसोटोनिक है बेटा, आइसोटोनिक मतलब सेम प्रेशर वाला। ठीक है, सेम प्रेशर वाला 5% आपका केन शुगर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और आइसोटोनिक विथ 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का इतना परसेंट सॉल्यूशन से आइसोटोनिक दिया हुआ है। मॉलिकुलर मास आपको यूरिया का निकालना है, मोलर मास आपको इसका दिया हुआ है। ठीक है, मोलर मास आपको दिया हुआ है। तो आपको ये पूरा जो है चूंकि आइसोटोनिक है, इसका मतलब पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा। ठीक है, पाई1 बराबर पाई2, और ये पाई1 जो है ये आपका केन शुगर का ले लेते हैं, ये केन शुगर का है, और दूसरा दूगो सॉल्यूशन है, एक आपका यूरिया का है। तो यूरिया वाला का अलग लिख दीजिए, केन शुगर वाला का अलग, दोनों का सॉल्यूशन है। तो यूरिया वाला पाई1 पाई2 मान लिए, ये शुगर का, ये इसीलिए दर्शा दिए हैं कि मास जो फार्मूला डालेंगे तो वहाँ हमारा यूज होगा। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम तो चेंज करेगा बेटा, मोलरिटी दोनों का चेंज करेगा, तो M1 R, और टेम्परेचर का इसमें चर्चा नहीं है, टेम्परेचर का चर्चा नहीं, यानी सेम टेम्परेचर पर होगा। तो MRT ले लेते हैं, टी भी सेम ही दिया हुआ है, और यहाँ M2RT हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ तो इसमें बराबर दिया ही गया है, तो दिमाग नहीं लगाएंगे। RT को उड़ा दीजिएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो M1 जो हो जाएगा वो M2 के बराबर आ जाएगा। M1 किसके बराबर आ जाएगा, M2 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो M1 बराबर क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, गिवन मास किसका, ये केन शुगर का। तो केन शुगर का मास कितना दिया है, तो 5% सॉल्यूशन है, यानी 5 ग्राम दिया है। केन शुगर का मास कितना दिया हुआ है, आपको इससे पता होना चाहिए, कितना, 5%। अभी समझाए हैं, 5% सॉल्यूशन है, यानी केन शुगर इसमें कितना है, 5 ग्राम। तो इसका मास कितना हो गया, तो 5 ग्राम। ठीक है, और बट्टा 5 ग्राम क्या लिखे, ग्राम को छोड़ो, वो आप कर लीजिएगा आराम से। अब क्या, इसका मोलर मास कितना होता है, तो केन शुगर का मोलर मास दे दिया है 342। तो गिवन मास को मोलर मास से भाग दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब केन शुगर का वॉल्यूम पूछ रहा है, केन शुगर का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो केन शुगर का वॉल्यूम आपको कितना होगा वो आपको निकालना होगा। केन शुगर का जो वॉल्यूम होगा वो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। केन शुगर का वॉल्यूम आपको क्या होगा, तो निकालना होगा। तो आपका क्या दिया हुआ है, 5% सॉल्यूशन ऑफ इतना
5% सॉल्यूशन ऑफ इतना, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। तो 5% सॉल्यूशन दिया हुआ है केन शुगर का। तो 5 ग्राम ये है तो 95 ग्राम क्या होगा, 5 ग्राम ये है तो 95 ग्राम आपका वो होगा कितना, 95 ग्राम आपको क्या होगा, वाटर होगा। तो 95 ग्राम यानी नॉर्मल डेंसिटी लीजिएगा तो 95 बटा ये आ जाएगा इतना, और बराबर आपको क्या आ जाएगा, तो इतना बराबर इसका मास कितना दिया है, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है, 0.877 सॉल्यूशन, यानी इतना परसेंट आपको सॉल्यूशन है यूरिया का। तो इसका मास कितना दिया गया है, तो 0.877% था, वो 5% था तो 5 ग्राम लिए, यूरिया वाला में इतना प्रतिशत है तो इतना ग्राम लिए, और बटा, ये और बटा क्या करेंगे, तो बटा में लिख दीजिए। तो बटा में क्या लिखिएगा भाई, यही तो निकालना है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो बटा x कर दिए, ठीक है, इतना मास को इससे निकाल दिए, भाग दे दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। और वॉल्यूम इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम इसका जो हो जाएगा, वॉल्यूम आपको 8.77% है, तो लगभग आपको इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो लगभग आपको 95 के करीब इसका भी वॉल्यूम जाएगा, ठीक है, कितना के करीब जाएगा, तो 95 के करीब लगभग आपको वॉल्यूम इसका चला जाएगा, थोड़ा सा कम आएगा, यानी क्या आपको ये दिया हुआ है 87.877%, और वो आपका 5% दिया हुआ था। तो ये लगभग आप मान लीजिए ना कि वो 5 लगभग 95-90 के करीब, तो ये भी चला जाएगा, 8 है 9.2 आएगा, 90 पॉइंट आपको समथिंग 90 पॉइंट क्या आ जाएगा, 98 है ना, तो आपको 0.8 घटेगा 100 में, तो 98 लगभग आपको सेम ही आ जाएगा, लगभग आपको क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम जो होगा ना लगभग आपको सेम ही आ जाएगा। मान लो इसको 5% 10% है ना, तो थोड़ा सा का अंतर है, तो लगभग मान लेते हैं इसका भी वॉल्यूम 0.1 और इसका भी वॉल्यूम 0.1, लगभग आपको सेम ही आ जाएगा दोनों का वॉल्यूम, ठीक है, लगभग। तो आपका 0.1 कट ही गया, बचा क्या, x को इधर ले आइए, और ये क्या हो जाएगा 0.877 इंटू 342, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, और इसको आप लगभग गुना भाग कीजिएगा तो 60 ग्राम पर मोल के करीब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा, ठीक है ऑप्शन बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार आपका ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा जो लेक्चर था वो आपको लास्ट कर गया, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था, एक एक क्वेश्चंस एक एक कॉन्सेप्ट इसके बहुत अच्छे थे, हमने आपको एक एक करके सबको डील करके समझाया। अब आप लोग क्या कीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका कंटिन्यू, ये जो आपका सीरीज है वो कंटिन्यू आपका चलते रहेगा, ठीक है। और आप लोग को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी, और हमारे शारदा क्लास के टीम मेंबर्स के तरफ से भी, और हमारे शारदा क्लासेस के तरफ से भी। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।